सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मनीष कश्यप। बिहार का एक नौजवान है जो कि यूट्यूब चैनल चलाता है जिसमें लगभग 6.25 लाख या 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। कोई कोई वीडियो तो मिलियंस में जाती है और 22-22 मिलियन की मैंने वीडियो देखी है। सवाल यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप ने एक पिटीशन डाली, उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगी। प्रश्न क्या था? किसी एक मामले में या एक से ज़्यादा मामलों में एक से ज़्यादा एफआईआर हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे नूपुर शर्मा के मामले में हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेड़ा के मामले में हो गई थी जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता के, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कुछ और मामलों में एफआईआरें हो गई। एफआईआर एक जगह नहीं हुई, तमिलनाडु में अलग एफआईआरें हुई और बिहार में अलग एफआईआरें हुई। 2 जगह एफआईआरें हुई या उनसे ज़्यादा भी जगह एफआईआर हो सकती है। मनीष कश्यप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए गए कि साहब हमारी एफआईआरों को क्लब कर दिया जाए, एक जगह क्लब कर दिया जाए, एक इन्वेस्टिगेशन करवा दिया जाए, भले ही वो बिहार में करवा दिया जाए। बल्कि मैं मनीष कश्यप के कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, उन इंटरव्यू में किसी एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर चल रहा था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव जब से बैठे हैं तब से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनका कहना था कि जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार मिलकर चला रहे थे तब तक कोई सवाल नहीं वहाँ खड़ा हुआ और बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे थे। 100 से ऊपर सरकार के जो विषय हैं जिनमें सरकार को एक्टिव होना चाहिए, सरकार की कमियां थीं, अस्पतालों तक में अंदर जाकर दिखाया था और उसमें कुछ मामलों में पहले एफआईआरें हुई, बाद में सरकार को जब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया तो सरकार ने उनकी एफआईआरें भी वापस ली थी या ये कह लीजिए कि उनके ऊपर बहुत केस नहीं किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई एक वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो में सरकार की कमियों को दर्शाया है। उन कमियों के आधार पर सरकार ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया। ऐसा देश भर में कई एक राज्यों के जो मैटर जैसा आता है, कोई यूट्यूबर जैसे रहता है, यूट्यूब ही उसका प्रोफेशन बन जाता है, तो वो फिर इस तरह के विषय ढूंढता है कि भाई कौन सा विषय ऐसा है जो देश को पता होना चाहिए। अब इस प्रकरण में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ न्यूज़पेपर में कटिंग आ गई, कोई वीडियो वायरल हो गया, कहीं से कुछ आ गया और वो उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात कह दी कि भाई ये है और वो वीडियो वायरल आया, उसको चिपका दिया साथ में। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो कहीं से इन्फॉर्मेशन जहाँ से आई, जहाँ से भी वो सूचना मिली, उसके खिलाफ भी एफआईआर हो, केवल इनके खिलाफ होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये कह के गए कि साहब तेजस्वी यादव हमारे पीछे पड़े हुए हैं, या इंटरव्यू में बोले कि तेजस्वी यादव हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव का शायद नाम नहीं लिया और तमिलनाडु में और कहीं भी वो हैं तो तेजस्वी यादव से भले ही 36 का आंकड़ा चल रहा हो, तेजस्वी यादव भले ही उनके पीछे पड़े हों, बिहार में सरकार चला रहे, फिर भी बिहार में वो एफआईआरों का इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने की बात इनके वकील ने कही। सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने कहा कि साहब सबसे पहली एफआईआर चूँकि बिहार में हुई थी, इसलिए इस तरह के मामले सभी बिहार में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। हम सब इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं और इन्वेस्टिगेशन में हम भरपूर सहयोग करेंगे। जो आदमी तेजस्वी यादव के लिए सीधा सीधा बोल रहा हो, उप मुख्यमंत्री के लिए सीधा सीधा बोल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि तमिलनाडु में जो एफआईआरें हुई वो भी आप बिहार में ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम एक जगह पर उपस्थित होकर सबको दे देंगे। इसका मतलब है कि वो जिससे 36 का हो उस राज्य में अगर ये लड़ाई लड़ने को तैयार है और एफआईआर वहाँ ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं और इन्वेस्टिगेशन वहाँ करवाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है उसको ये विश्वास है पूर्ण रूप से कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए वो फाइनली बच जाएगा। तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में घूमने से उसका लाभ नहीं होने वाला। 3 जजों की बेंच में ये प्रकरण आया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे पीएस नरसिम्हा थे और ऑनरेबल जस्टिस जेबी पार्डीवाला थे। आपको याद होगा इनके समय पर एक कमेंट भी हुआ था जो इन्होंने भी उस समय उस अदालत ने वो एफआईआर क्लब करने से मना कर दिया था। सवाल यहाँ पर पैदा हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तमिलनाडु ने लगाकर इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया और तमिलनाडु सरकार ने ये कहा, और प्रकरण क्या था मैं ये बता देता हूँ। प्रकरण ये था कि बिहार की कुछ लेबर, इनका कहना है बिहार की कुछ लेबर जो तमिलनाडु में काम कर रही थी उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ अत्याचार हुआ, ऐसा इनका कहना था।
जो इन्होंने वीडियो को शेयर किया होगा या क्या करा होगा। उस पर ये फिर एयरपोर्ट पर गए, एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लोगों से प्रश्न पूछा बिहारियों को लेकर कि भाई बिहारियों के साथ ये नाइंसाफ़ी देश भर में हो रही है। बिहार का व्यक्ति देश में कहीं भी काम करने के लिए जाता है, बिहार की इतनी दुर्दशा है, इसकी वजह से लेबर वहाँ जाती है कहीं काम करने, वहाँ पर लोग पगार उसको नहीं देते, 6 महीने काम करवाते हैं, 4 महीने का पैसा देते हैं, 2 महीने का दाब लेते हैं ताकि वो दोबारा फिर आए, फिर वो 6 महीने काम करता है। ऐसे इनकी तमाम तरह की इन्होंने बातें कही हैं और अपने इन्होंने पार्टिकुलर जो यूट्यूब पर बनाकर डाला है अपना विषय, उस पर भी इस तरह की खूब सारी बातें की हैं। तो तमिलनाडु का ये विषय, अब ये जो तमिलनाडु के विषय पर सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील ने कहा कि साहब सेम प्रकरण, देखिए सेम प्रकरण जो जिस पर ये एफआईआर तमिलनाडु में हुई है वो दैनिक भास्कर ने बताया है, दैनिक भास्कर ने उस पर पूरी रिपोर्टिंग करी है, ऐसा न्यूज़ पोर्टल कह रहे हैं कि बताया गया कि ये जो है वो दैनिक भास्कर ने ऐसा किया है। मनीष कश्यप का कहना ये था कि इस पर रेलवे ने कोई ट्वीट किया है, कुछ और लोगों ने ट्वीट किया है, बिहार के कुछ पूर्व मंत्रियों ने ट्वीट किया है, बिहार में और जो बड़े नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई बिहारियों के प्रति ऐसा 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 होता है। तमिलनाडु ने इस विषय पर एनएसए लगा दिया। एनएसए लगाने से मतलब ये होता है कि केस गंभीर हो गया और अब आसानी से बाहर निकलने वाले नहीं। तो इनके वकील ने कहा कि साहब अगर ऐसा ही करना है, इसी वीडियो के आधार पर मुकदमा लिखना था, तो फिर आपको दैनिक भास्कर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने ट्वीट किया है उन सबको इसमें क्लब करना चाहिए और सबके खिलाफ केस होना चाहिए, एफआईआर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, उनको भी इसमें डालना चाहिए। अब लेकिन उस बात को बहुत तवज्जो कोर्ट में नहीं दिया गया या कोर्ट ने बहुत उस पर गौर नहीं किया, लेकिन कहा इन्होंने ऐसा कहना है न्यूज़ पोर्टल्स का। फिर एफआईआर पटना में जो हो रही है तो कैसे क्लब करी जाए। चीफ जस्टिस ने जो रिप्लाई दिया, ओरल जो स्टेटमेंट दिया या बात की, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई तमिलनाडु जैसे स्टेबल गवर्नमेंट को, स्टेबल राज्य को, गवर्नमेंट तो नहीं कहा, तमिलनाडु जैसे स्टेबल राज्य को डिस्टर्ब करने का प्रयास आप कर रहे हैं। तमिलनाडु से मतलब अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में जो तमिलनाडु सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक कन्वर्जन के मामले में एफिडेविट लगाया और ये कहा था कि क्रिश्चियन कन्वर्जन कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। क्रिश्चियन कन्वर्जन अगर कर रहे हैं और लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, हम कैसे रोक सकते हैं। हमारे यहाँ कन्वर्जन, क्योंकि वो अश्विनी उपाध्याय के केस था जिसमें ये कहा गया था कि साहब भारत में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो कन्वर्जन को रोके, और कन्वर्जन को रोकने का कानून बाकायदा भारत पास कर दे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, भारत में कन्वर्जन चल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले एफिडेविट लगाते हुए कहा था, या एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाया और उन्होंने कहा कि साहब कन्वर्जन से हमें कोई समस्या नहीं है और कन्वर्जन पीसफुल अगर होता है तो कोई समस्या नहीं है। कन्वर्जन जो लोग ईसाईयत स्वीकार कर रहे हैं या जो और भी रिलीजन को स्वीकार कर रहे हैं तो वहाँ समस्या क्या है। बस यही है कि उसमें खरीद फरोख्त ना हो, उसमें कोई गुंडागर्दी ना हो, उसमें कोई लालच ना हो, उसमें ये ना हो वो ना हो, लेकिन साहब फाइनली ऐसा कोई समस्या नहीं। लोग कहते हैं कि स्टालिन भी तो उसी मर्म से आ चुके हैं और स्टालिन के विषय में स्टालिन का बेटा और ये सब चारों ओर का प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है कि भाई इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और किस प्रकार से वो बाइबल को, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस प्रकार से चर्चा चलती है कि स्टालिन जो हैं वो क्या हो गए हैं, कहाँ चले गए। खैर, तो तमिलनाडु सरकार ने वो कहा बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है, तमिल वर्सेस अदर्स का वहाँ कोई विवाद नहीं चलता। वहाँ पर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हो रहे हैं 42,000 एकड़, आप सोचिए इतनी ज़मीनें, वहाँ के तमिलनाडु के जो भव्य पुराने एंशिएंट मंदिर हैं उन मंदिरों की ज़मीनें गायब हो गई हैं। हाई कोर्ट ने पूछा, मंदिरों की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर सरकारी दफ्तर बनाए जा रहे हैं। मंदिरों का जो एंडोमेंट बोर्ड है वो एंडोमेंट बोर्ड ज़मीनों को, जब मंदिरों से पेमेंट लेता है, पैसा वसूलता है, पैसा वसूल के कहाँ वो जाता है। कोविड के टाइम पर तो पैसा वसूला गया और मंदिरों से पैसा वसूल कर वो गिरजाघरों में भी लोग कहते हैं गया, और वो पैसा वहाँ मस्जिदों में भी गया, क्योंकि भोजन नहीं था लोगों के पास तो उनको भोजन पहुंचाया गया। पैसा कहाँ से आए, तो पैसा मंदिरों से लिया गया। रोडें बनवाने के लिए पैसा वहाँ से मंदिरों से लिया जा रहा है। वो जो है वो तमिलनाडु
जो प्रदेश है वो ये कहता है कि साहब तमिलियन में ही केवल आरती हो सकती है, तमिलियन में ही वहाँ पूजा पाठ होना चाहिए, जो चैंटिंग संस्कृत में की जाती है वो तमिलियन में होनी चाहिए। और अब संस्कृत हमारी भाषा है कि नहीं है, और वो हिंदी के विरोध में तमिलनाडु में खूब चल रहा है कि क्यों भाई हिंदी अडॉप्ट कर लें, हम तमिल हैं। तमिलनाडु में ये भी खूब चल रहा है कि वो हिंदू नहीं है, वो तमिल हैं। ऐसे बहुत सारे विवाद जो तमिलनाडु में चल रहे हैं और उन पर एक्शन हो रहा है। तमिलनाडु में जयललिता की सरकार बनती थी तो करुणानिधि घसीटे जाते थे, करुणानिधि की सरकार बनती थी तो जयललिता के खिलाफ एक्शन होते थे। अभी भी वहाँ चल ही रहा है, पन्नीर स्वामी कुछ और कह रहे हैं और वो शशिकला कुछ और कह रही हैं। और ये तमिलनाडु बहुत ज़्यादा पीस लविंग स्टेट है। ऐसे पीस लविंग स्टेट के में फेक वीडियो जो आपने डाला है, जो तमिलनाडु में लेबर्स को मारते हुए पीटते हुए, बिहारियों को मारते पीटते दिखाया, वो एक फेक वीडियो है। ऐसा फेक वीडियो अलाउ नहीं किया जा सकता। आप जाइए हाई कोर्ट, हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते, आप जाइए हाई कोर्ट, जाइए हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप मांग सकते हैं। अब सवाल पवन खेड़ा वाले मामले में आया था। पवन खेड़ा के खिलाफ तो एफआईआर असम में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली जब पवन खेड़ा को डिटेन करने की कोशिश की गई या डिटेन किया गया तो स्पेसिफिकली पवन खेड़ा के लिए कोर्ट में मेंशनिंग करी गई। अभिषेक मनु सिंघवी साहब गए थे और कोर्ट में मेंशन करके कोर्ट ने उनकी बात सुनी। बात सुनने के बाद रिलीफ भी देने की बात कर दी, एफआईआर क्लब्स करने की बात भी आई जाती है। नूपुर शर्मा वाले में भी हुआ, बहुत सारे केसेस में क्लब, जब एक से ज़्यादा राज्यों में कोई एक ही मामले में केस फाइल होता है तो फिर 4 राज्य उसको इन्वेस्टिगेट क्यों करें एक ही मामले में। उन सभी राज्यों की एफआईआर हैं, किसी एक एफआईआर जो सबसे पहले हुई वहाँ पर क्लब कर दीजिए, वहाँ क्लब करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और फाइनली जो दूसरे राज्यों में एफआईआर हुई हैं उन एफआईआरों में जो कुछ कहा गया उनको बिंग स्टेटमेंट यहाँ पर ले लिया जाता है। तो एक ही मामले में एक एफआईआर होती है। ये बहुत पुराना प्रिंसिपल है, हो जाती हैं वो, लेकिन क्रॉस केसेस होते हैं। हालांकि इनके खिलाफ तमिलनाडु सरकार या इनके खिलाफ जो बिहार सरकार का कोई प्रेजेंट हुआ होगा, मैं नहीं जानता कौन प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपोजिशन ने जो कहा वो कपिल सिब्बल साहब प्रेजेंट हुए थे तमिलनाडु सरकार के पक्ष में, और कपिल सिब्बल साहब ने उसमें बड़ा भारी आर्गूमेंट किया। उन्होंने कहा साहब इनके 6 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ये तो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और ये तो बहुत बड़ा गुनाह करे दे रहे हैं देश में, और इनको फेक न्यूज़ फैलाने का अधिकार नहीं है, और ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये राइट रिस्ट्रिक्टेड है। ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि राइट रिस्ट्रिक्टेड है कि नेशनल इंटीग्रिटी कहीं अफेक्टेड ना हो जाए, मॉरलिटी कहीं अफेक्टेड ना हो जाए। कौन कह रहा है? ये कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लग रहे थे जेएनयू में, तब ये सब राइट, फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको याद आ रहा था। और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बड़ी उससे हो रहा था कि भाई किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, और किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, और वो यहाँ तक कहने का अधिकार है कि अफजल शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। किसको कह रहे थे? तब भी किसको? सुप्रीम कोर्ट से चूंकि सजा हुई थी तो कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ये बात किसके खिलाफ हो रही थी? और ये सब उसका समर्थन कर रहे थे। केजरीवाल वहाँ गए थे, राहुल गांधी वहाँ पर गए थे, माइक पकड़कर समर्थन कर रहे थे। फंडामेंटल राइट इन स्पीच एंड एक्सप्रेशन था। लेकिन ये जो मनीष कश्यप है, ये चूंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, चूंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करता, चूंकि ये अपने इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसलिए इसकी अपनी लिमिट है और इसकी अपनी लिमिट्स उसको तय करनी चाहिए। हालांकि अपोजिशन ने ये भी कहा कि साहब ये एफआईआर हैं वो अलग अलग मामले की हैं, बिहार वाली एफआईआर अलग है और तमिलनाडु की एफआईआर अलग है। इन अलग अलग एफआईआरों में अलग अलग प्रकरण है, अलग अलग विषय हैं, इसलिए इनमें डिस्टिंक्शन है। तो ये एफआईआर अलग अलग ही इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, इनको क्लब करना ठीक नहीं है। इनके वकील मनीष कश्यप के वकील लगातार कहते रहे कि नहीं साहब क्लब कर दीजिए तो अच्छा हो जाएगा, नहीं बच्चा मर जाएगा, कहाँ भागा भागा घूमेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपने तमिलनाडु जैसे स्टेबल शांत प्रदेश को डिस्टर्ब कर दिया फेक वीडियो डालकर। यानी कि इन्वेस्टिगेशन से पहले ही वीडियो फेक
की बात आ गई। हम सामान्य सिद्धांत न्यायालय का जानते हैं या सिस्टम का जानते हैं। सामान्य सिद्धांत ये है कि अगर कोई प्रकरण आया है तो उस पर एक एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट के बाद बाकायदा उसका ट्रायल होगा कॉग्निजेंस लेने के बाद। ट्रायल होने के बाद बताया जाएगा कि ये वीडियो फेक है या ओरिजिनल है, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट भी बीच में आएगी, तो बताया जाएगा कि वहाँ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जिनकी वो वीडियो दिखाई गई है उनको ढूंढा जाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये लोग वहाँ थे कि नहीं थे, ये बिहार में थे या फिर ये तमिलनाडु में थे या फिर ये मध्य प्रदेश में थे या उत्तर प्रदेश में थे, कहाँ थे आखिर, और ये लोग हैं कौन। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो बयान देंगे, उस बयान के बाद वो बताएंगे कि वाकई में ये सच है कि नहीं सच है, ये हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद कहीं कोर्ट ये सिद्ध करने के बाद कि ये फेक वीडियो थी और आप नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खतरा हैं, तब प्रूफ होगा कि ये वीडियो फेक थी। लेकिन यहाँ पर जो प्रकरण आया, इन्वेस्टिगेशन ही अभी नहीं शुरू हो पाया। एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज के आधार पर एनएसए, आप समझ सकते हैं कि एक यूट्यूब चलाने वाले के खिलाफ एनएसए, और एनएसए के मामले में हम सब जानते हैं कि एनएसए अगर लगा दिया गया है तो फिर उस पर बेल की भी समस्या आ जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल जाता है, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज उस पर लागू होने लगते हैं। तो ऐसे प्रकरण में जो इनका कहना है वो ये है कि तेजस्वी यादव सब कुछ करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव से मैंने 5 प्रश्न, उनका कहना था, उन्होंने 5 प्रश्न तेजस्वी यादव के खिलाफ पूछ लिए और उन 5 प्रश्नों का ये जवाब आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया, एफआईआर्स को क्लब करने से मना कर दिया और ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कोई समस्या नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट आपको रिलीफ देना चाहे तो हाई कोर्ट आपको रिलीफ दे दे। तमिलनाडु की एफआईआर मतलब मद्रास हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और पटना की जो एफआईआर है उसके लिए बिहार हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब दोनों हाई कोर्टों से अलग अलग मनीष कश्यप अपनी सीनियर एडवोकेट्स को खड़े करेंगे और रिलीफ पाएंगे। अब सवाल यहाँ पर आता है, क्या जो डिफरेंट स्टेटों में एफआईआर दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट उनको क्लब कर सकता है? इस पर इनके वकील ने कहा भी। सवाल यहाँ पर आया कि एनएसए लगा हुआ है, तो एनएसए के मामले में क्लब कर सकते हैं क्या? तो इनके वकील ने कहा कि साहब ये कोई पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी एनएसए, अभी कुछ समय पहले ही एनएसए के मामले में जो मणिपुर का मामले जर्नलिस्ट था किशोर चंद्र वांग मेका, या मैं नाम अगर सही नहीं ले पा रहा हूँ तो मुझे क्षमा करिए, किशोर चंद्र कह लेते हैं, किशोर चंद्र के खिलाफ भी एनएसए लगा हुआ था और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लब किया था। उसको क्लब करते हुए वो एफआईआर क्लब कर दी थी, इसलिए इस मामले में भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इनकी पिटीशन को डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट जाने का सुझाव दे डाला। बिल्कुल वैसे जैसे नूपुर शर्मा के मामले में भी हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया गया था, तो हाई कोर्ट के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट वो मामला आया और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, ये साहब डिफरेंट हाई कोर्ट हैं, इसलिए वो एक क्लब कैसे करेंगे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड स्टेज पर दोबारा उसको सुना था और सुनने के बाद उनको क्लब किया था। क्या होगा आगे पता नहीं। मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं वो सत्य है या फिर सरकार बोल रही है वो सत्य है, या फिर जो वीडियो है वो उस पर दैनिक भास्कर ने पहले लेख लिखा है तो दैनिक भास्कर गलत है कि केवल मनीष कश्यप गलत है, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। ये कोर्ट में आर्गूमेंट भी हुआ था, लेकिन जो आएगा वो हम सब देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।